गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज किस लिए होता है? ट्रीटमेंट और गुडविल के लिए। और न्यू रेशियो का इस्तेमाल कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। न्यू रेशियो का इस्तेमाल होता है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई कि कौन सी रेशियो का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है थ्योरी में। फिर जो एक क्वेश्चन आप लोगों को फेवरेट याद ही होगा आपको, AS26 का नाम, और वो क्या कहता है? AS26 का नाम, AS26 क्या है भाई? अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट। अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट, भूलना मत, मैंने बहुत बार आपको लिखवाया था और याद करवाया था। क्या कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू शो ऑन द बुक्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू शो ऑन द बुक्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू शो ऑन द बुक्स इफ इट इज, ठीक है। परचेज गुडविल कैन बी, परचेज गुडविल कैन बी शोन द बुक्स, कैन बी रिकॉर्डेड, बट इट इज टू बी राइट ऑफ, इट इज टू बी राइट ऑफ। अगर है बुक्स के अंदर तो राइट ऑफ कर देना इन ओल्ड रेशियो। तो जो एक क्वेश्चन आजकल स्कूलों में बहुत आ रहा है कि जो गुडविल बुक्स के अंदर होती है वो कौन सी होती है? सेल्फ जनरेटेड होती है तो परचेज होती है। तो आंसर इसका परचेज गुडविल है कि जो बुक्स के अंदर होती है वो कौन सी बुक गुडविल होती है? परचेज गुडविल होती है। ठीक है जी। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि गुडविल जो बुक्स के अंदर है वो कौन सी गुडविल है, तो गुडविल जो बुक्स के अंदर होती है परचेज गुडविल रिकॉर्ड हो सकती है, तो परचेज गुडविल है आंसर है। कई स्कूलों में आया भी है क्वेश्चन कि जो गुडविल बुक्स के अंदर है वो कौन सी गुडविल है, तो याद रखना परचेज गुडविल है वो। हाँ, जो मैंने जैसे अभी आपको बताया था इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, ऐसे इंटर फॉर्म कंपैरिजन भी आ रखा है। वैसे ये इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन मैंने आपको चैप्टर 2 का, अगर आपने लिंक देखा होगा बता दिया होगा। जब दो बिजनेस को कंपेयर किया जाता है, जब दो बिजनेस को कंपेयर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन बोलते हैं। और इंटर फॉर्म कंपैरिजन अभी भी हमने किया, जब एक ही बिजनेस के कई सालों को कंपेयर करते हैं तो उसे इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन बोला जाता है। इंटर और इंट्रा, देखो जी, इंटर फॉर्म कंपैरिजन, when two businesses of same type are compared, when two business of same type are compared is called interform comparison. इंट्रा आपको भी हमने कर ही दिया उसकी डेफिनेशन, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन when when two or more than 2 years are compared on the same business, when two or more than two businesses are compared, when two or more than 2 years are compared of same business, उसे इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन बोलते हैं।
जो देखिएगा एक और क्वेश्चन लिखिए जो मैंने आपको मिनिमम सॉल्यूशन शेयर्स बताई थी कि मिनिमम सॉल्यूशन शेयर्स क्या होती है, पिछली क्लास में बताई थी, लास्ट क्लास में बताई थी मिनिमम सॉल्यूशन शेयर्स। क्या बताई थी मिनिमम सॉल्यूशन शेयर्स? कोई बताएगा मिनिमम सॉल्यूशन शेयर्स क्या होती है? अमाउंट रिटर्न इन द प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सॉल्यूशन इज अमाउंट रिटर्न इन द प्रोस्पेक्टस। लेकिन साथ में मैंने आपको ये बताया था कि सेबी गाइडलाइंस कहती है कि मिनिमम सॉल्यूशन क्या होगी। मिनिमम सेबी गाइडलाइंस ने कहा कि मिनिमम सॉल्यूशन जो आप प्रोस्पेक्टस में लिख सकते हो वो होगी 90%, यानी कि जो मिनिमम सॉल्यूशन आपको प्रोस्पेक्टस में लिखनी है वो 90% है। हाँ, अगर आप चाहो तो 90% से ज़्यादा लिख सकते हो प्रोस्पेक्टस में। एक लिखना चाहिए मिनिमम सॉल्यूशन वाइल इशूइंग डिबेंचर, वो शेयर्स के लिए थी, डिबेंचर्स के लिए लिख लेना मिनिमम सॉल्यूशन फॉर डिबेंचर्स, मिनिमम सॉल्यूशन फॉर डिबेंचर्स एज पर सेबी गाइडलाइंस, एज पर सेबी गाइडलाइंस। इसका आंसर है 75% ऑफ इशू प्राइस, 75% इशू साइज, यानी अगर 10,000 डिवेंचर इशू किए तो आपको कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए? यहाँ पे डिवेंचर केस में 7500 एप्लीकेशन आनी चाहिए। शेयर्स के केस में 90% है सेबी की, डिवेंचर के केस में 75% है। हमें जो कोई बताएगा डिविडेंड रिसीव बाय म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी एक्टिविटी में आएगा? मैंने उस दिन बताया था आपको डिविडेंड रिसीव फ्रॉम म्यूचुअल, डिविडेंड रिसीव बाय म्यूचुअल फंड कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड रिसीव बाय म्यूचुअल फंड कौन सी एक्टिविटी होता है बच्चों? डिविडेंड रिसीव बाय म्यूचुअल फंड कौन सी एक्टिविटी होगा? डिविडेंड रिसीव बाय म्यूचुअल फंड कौन सी एक्टिविटी होगा? म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनी होती है? फाइनेंस कंपनी होती है। फाइनेंस कंपनी को डिविडेंड रिसीव हुआ तो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? जल्दी बताओ। हाँ जी, डिविडेंड रिसीव्ड, म्यूचुअल फंड का काम है शेयर्स खरीदना, शेयर बेचना, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसका आंसर। ये तो उस दिन बताया था मैंने, फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग क्या होता है, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या ऑपरेटिंग होता है, लास्ट क्लास में बताया। तो अच्छी तरह तुम थ्योरी पढ़ नहीं रहे भाई, थ्योरी भी एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरी करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी कराई है जो आती है। है जो एक लिख रहा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं, मैंने पहले भी लिखवाया था जब गुडविल चैप्टर कराया था। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं? इट इज द फ्यूचर ईयर्स, इट इज फ्यूचर ईयर्स in which we earn same amount of profit
बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। तो number of your purchase it is the future years in which we earn same amount of profit because of our past efforts. Factors affecting valuation of goodwill. क्या क्या हो जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्या कि मैनेजमेंट कैसी है, लोकेशन ऑफ बिजनेस, लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कितना कंपटीशन है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ बिजनेस, लेवल ऑफ कंपटीशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इन चीज़ों पे आपकी गुडविल डिपेंड करती है। हाँ, जो हो गया नोट यहाँ तक। विच टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड डायनेमिक एनालिसिस। अगर आपने लिंक देखा होगा तो ये आंसर कर दोगे। विच टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड डायनेमिक। हाँ जी, किसी लिंक देखा था डायनेमिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस कि नहीं देखा अभी तक चैप्टर 2 का लिंक? क्या है अभी आंसर, किसी ने देखा तो बताओ। अनन्या मैडम क्या है आंसर 26 इसका? और आंसर इसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस लिंक देखो भैया, मैंने समझाया हुआ है उसके अंदर कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है। जो डायनेमिक एनालिसिस है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है और स्टैटिक एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस कराता है। जल्दी से लिंक देख लो भाई, वो वाली चैप्टर 2 भी खत्म कर लो थ्योरी का। जब प्री बोर्ड हो रहे हैं, जितनी मैंने ये थ्योरी कराई है और वो जो चैप्टर 2 का लिंक भेजा है वो देख के जाना। सारी थ्योरी वैसे बताओ इससे बाहर नहीं आने वाली। तो अगर आपने मेरी क्लास से अच्छी तरह लर्न कर लिया थ्योरी की तो इससे बाहर थ्योरी नहीं आएगी, आराम से थ्योरी अटेम्प्ट हो जाएगी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्चुअल बेस भी थ्योरी आती है, तो वो भी कंसेप्ट के बेसिस पे भी हो जाती है थ्योरी। तो जितनी थ्योरी थी वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। काफ़ी है इतना ही जितना मैंने कराया, ठीक है। और मैंने सारे जो पेपरों में आई हुई थ्योरी है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन मुझे लगे वो सारे मैंने मोस्टली कराई दिए हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी थ्योरी ख़त्म है। कल से हम जो स्पेशल असाइनमेंट करेंगे फंडामेंटल के स्पेशल असाइनमेंट कल से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं।